Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 15 अगस्त के करंट अफेयर्स क्या हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि काफी स्पेशल डे है, तो इस साल हम मनाएंगे हमारा 74वां इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य के मोइरा बनाना, हर्मल चिली और उनकी स्वीडिश खाजे को हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज सी, गोवा। गोवा को हाल ही में 3 चीजों के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि गोवा की जो ट्रेडिशनल फेस्टिव स्वीट डिश है खाजे, इसके अलावा जो उनका स्पाइसी हर्मल चिली है और मिंदोली बनाना यानी कि मोइरा बनाना को हाल ही में पिछले 3 महीनों में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। इसके अलावा जो गोवा के लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, अब उन्हें एक्सक्लूसिव ब्रांड प्रोटेक्शन राइट्स भी मिल गए हैं। इससे पहले भी गोवा को 2 चीजों के लिए जीआई टैग मिला है, जो कि है कैश्यू फेनी और दूसरा है खोला रेड चिली। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अलग अलग राज्यों में किन चीजों के लिए हाल ही में जीआई टैग्स मिले हैं उन्हें। तो तमिलनाडु के पथमा दही मैट के लिए दिया गया है जीआई टैग। इसके अलावा तमिलनाडु के पंचामृतम जो कि है पलानी टेम्पल का, उसे भी जीआई टैग मिला है। केरला के मरयूर जैगरी और तिरुर सुपरी के लिए भी जीआई टैग दिया गया है। कर्नाटका के आर्कनट या फिर सिरसी सुपारी को जीआई टैग मिला है। मिजोरम के तवलोहोपुआन को जीआई टैग मिला है। इसके अलावा दार्जिलिंग के सफेद और हरी चाय के लिए जीआई टैग मिला है और चेन्नई के श्रीविल्लीपुतुर पलकोवा के लिए भी जीआई टैग मिला है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किस राज्य ने हाल ही में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अमृत यानी कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम के तहत? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज डी, उड़ीसा। उड़ीसा को हाल ही में फर्स्ट पोजीशन मिला है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अमृत। तो चलिए अमृत क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। अमृत का मतलब है कायाकल्प और शहरी परिवर्तन योजना, और ये स्कीम लॉन्च की गई थी 25 जून 2015 में। इसके तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो फंड्स एलोकेट कर रही थी अलग अलग राज्यों को, जिसके तहत इन कुछ राज्यों में डेवलपमेंट हो सके। तो शुरुआती दौर पर 9 राज्यों को चुना गया था और उसमें से एक था उड़ीसा। तो उड़ीसा ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है बिकॉज उन्होंने उनकी जो 3 मेन क्राइटेरिया थी वो पूरी की है। पहला था कि हर घर में टैप कनेक्शन हो, उसके अलावा एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर हो और एक सेग्रीगेशन सीवेज कनेक्शन भी अवेलेबल हो। दूसरा उनका ये था कि जो पोल्यूशन की मात्रा है वो कम की जाए और लोगों को अर्ज किया जाए कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करे या फिर साइकिलिंग या वॉकिंग यूज करे स्मॉल डिस्टेंस के लिए। तीसरा उनका था कि वहां की सरकार ग्रीन स्पेसेस ज्यादा डेवलप करे, जैसे कि पार्क्स वगैरह। तो इन 3 क्राइटेरिया को उड़ीसा ने फुलफिल किया है और उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम। इसके तहत सेंट्रल अलॉट कर रही थी पैसे एज पर दी प्रोग्रेस। तो शुरुआती दौर में 20-40-40 के माध्यम से फंड्स एलोकेट किए गए थे और अब जो करंट सिचुएशन है उसमें सेंट्रल और स्टेट की भागीदारी है 50-50। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि उड़ीसा वापस से टॉप परफॉर्मर रही है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम यानी कि अमृत, जिसके तहत उन्होंने कई सारे सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए हैं और पाइप वाटर सप्लाई सभी घरों को पहुंचाया है इन द अर्बन एरियाज ऑफ द स्टेट। जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया था कि उनका सबसे पहला एजेंडा था कि हर घर में टैप अवेलेबल हो और एडिक्वेट वाटर सप्लाई अवेलेबल हो।
पिछले 3 वर्षों से यानी कि 2015-16, 16-17 और 17-18 में उड़ीसा टॉप परफॉर्मर रहा हुआ है और इसके लिए उन्हें परफॉर्मेंस इंसेंटिव ऑफ 41.66 करोड़ भी दिया गया है। और इसके अलावा उड़ीसा ने रैंकिंग जो स्कोर की है वो है फर्स्ट रैंकिंग बाय स्कोरिंग 85.67%। तो चलिए बात कर लेते हैं कि बाकी जो स्टेट्स है वो कौन कौन से रैंकिंग्स पर है। दूसरे नंबर पर है यानी कि दूसरे रैंक पर है चंडीगढ़, तीसरे रैंक पर है तेलंगाना, चौथे रैंक पर है गुजरात और 5वें रैंक पर है कर्नाटका। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में कर्मा साथी प्रकल्पों नाम की स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत जो हमारी युवा पीढ़ी है उन्हें वो सॉफ्ट लोन्स और सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, वेस्ट बंगाल। हाल ही में वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इंटरनेशनल यूथ डे पर लॉन्च की है ये स्कीम जिसका नाम है कर्मो साथी प्रकल्प। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि इंटरनेशनल यूथ डे पर वेस्ट बंगाल की सरकार ने लॉन्च किया है कर्मो साथी प्रकल्प, ये स्कीम जिसके तहत वेस्ट बंगाल के 1 लाख अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार युवा पीढ़ी को सॉफ्ट लोन्स और सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे जिसके तहत वो सेल्फ रिलायंट बन सके। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो एट प्रेजेंट 24% है विच इज़ एट ऑल टाइम हाई। और इसी दौरान वेस्ट बंगाल का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफ़ी कम हो गया है पहले से एंड इट हैज़ डिक्रीज्ड बाई 40%। 40% तक कम हो गया जो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। और इसको और कम करने के लिए ममता बनर्जी ने लॉन्च की है ये स्कीम जिसका नाम है कर्मो साथी प्रकल्प। तो चलिए अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल के गवर्नर का नाम है जगदीप धनखड़, वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कोलकाता और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर का नाम है ममता बनर्जी। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इनमें से किसने हाल ही में ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के बेनिफिट के लिए। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, नरेंद्र मोदी, यानी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऑनेस्ट यानी कि सच्चे टैक्स पेयर्स हैं उनको फायदा दिलाने के लिए एक ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त को लॉन्च किया है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ये प्लेटफॉर्म जिसके तहत जो हमारे ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उन्हें फायदा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी 130 करोड़ की पॉपुलेशन है और इसमें सिर्फ ऑलमोस्ट 1% लोग टैक्स सही से पे करते हैं। तो हमारा जो टैक्स बेस है उसे और ज़्यादा वाइड करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। जस्ट अ मिनट मैं लिख देती हूँ। टैक्स बेस को वाइड करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। इसके तहत कई सारी चीज़ें स्क्रूटनी में लाई गई हैं, जैसे कि अगर सालाना आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं तो वो इनकम टैक्स की स्क्रूटनी में आएगा। इसके अलावा अगर आप डोमेस्टिक बिजनेस क्लास फ्लाइट्स लेते हैं तो वो भी इनकम टैक्स की स्क्रूटनी में आएगा। ऐसे कई सारी चीज़ें लेके आई गई हैं जिसके तहत जो हमारा टैक्स बेस है और ज़्यादा वाइड किया जा सकेगा। बिकॉज बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि लोग ITR फाइल नहीं करते हैं जिसके कारण जो हमारी गवर्नमेंट है उसे काफ़ी ज़्यादा टैक्स का नुकसान होता है और जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उन्हें यही लगता है कि खाली वही पेमेंट करते तो वो भी डिप्राइव हो जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसके 3 फीचर्स क्या हैं। इसके 3 मेन फीचर्स इस प्लेटफॉर्म के ये हैं। पहला है फेसलेस असेसमेंट, दूसरा है फेसलेस अपील और तीसरा है टैक्स पेयर्स चार्टर। तो ये 3 मेन फीचर्स है इस प्लेटफॉर्म के। तो चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल,
हाल ही में भारत ने मालदीव्स को हेल्प करने के लिए उनके GMCP यानी कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए कितने पैसे एलोकेट किए हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ई, 500 मिलियन US डॉलर्स की इंडिया ने सहायता की है मालदीव्स को। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि भारत ने 500 मिलियन US डॉलर्स का असिस्टेंस दिया है मालदीव्स को, ताकि जो उनका कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है वो डेवलप किया जा सके। और इसके लिए मालदीव्स ने भारत को थैंक्स कहा है और काफ़ी आभार जताया है, बिकॉज ये जो डेवलपमेंटल असिस्टेंस भारत ने दिया है मालदीव्स को, इसके तहत उनका जो GMCP है यानी कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है वो बहुत जल्दी पूरा किया जा सकेगा। इसके माध्यम से जो मोले का आइलैंड है, जो मालदीव्स का कैपिटल है, उसे 3 नेबरिंग आइलैंड से कनेक्ट किया जाएगा। इसके लिए ब्रिज और कॉजवे बनाया जाएगा, जिसका जो लेंथ है वो होगा 6.7 किलोमीटर्स। और वो 3 आइलैंड का नाम मैं आपके लिए बोलते, पहला है तिलिंगिली, दूसरा है पहला है विलिंगिली, पहला है विलिंगिली, दूसरा है तुलीशाहू और तीसरा है गुलीफाहू। तो ये 3 आइलैंड्स है, नेबरिंग आइलैंड्स है, जिससे माले की कनेक्टिविटी होगी। और इसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ जाएंगी इन रीजन्स में। इसके अलावा टूरिज्म को भी काफ़ी बूस्ट मिलेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि किस हिसाब से ये जो पैसे हैं एलोकेट किए जाएंगे। तो GMCP को इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत ने एक फाइनेंशियल पैकेज दिया है, जिसमें 100 मिलियन US डॉलर्स इस प्रोजेक्ट के लिए यूज होंगे, और दूसरा जो कि 400 मिलियन US डॉलर्स वो एज अ लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है। इसके अलावा भारत ने निर्णय लिया है कि वो मालदीव्स के साथ एयर बबल ट्रैवल स्टार्ट करेंगे फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 18 अगस्त, जिसके तहत दोनों साइड के लोग हैं यानी कि भारत और मालदीव्स, उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, टूरिज्म बूस्ट होगा दोनों देशों में, और मेडिकल इमरजेंसीज के लिए भी ये काम आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं मालदीव्स के बारे में। तो मालदीव्स का कैपिटल है माले, और मालदीव्स की जो करेंसी है वो है मालदीवियन रुपया यानी कि MVR। बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, इनमें से किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में इजराइल और UAE के बीच में एक हिस्टोरिक पीस डील को ब्रोकर किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। चलिए, द आंसर इज ई, USA। हाल ही में USA ने इजराइल और UAE के बीच में जो शांति समझौता है उसमें मदद की है। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो ये काफी बड़ा ब्रेक थ्रू है मिडिल ईस्ट के लिए, बिकॉज जो US यानी कि US के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप में, उन्होंने इजराइल और UAE के बीच में शांति समझौता, जो हिस्टोरिक शांति समझौता है, उसको ब्रोकर किया है। और इसके बाद अब इजराइल और UAE के बीच में जो रिलेशंस है उनके, वो काफ़ी नॉर्मलाइज हो जाएंगे। बहुत सालों से इनके बीच में तनातनी चल रही थी, और इसकी अनाउंसमेंट की है ट्रंप ने एक जॉइंट स्टेटमेंट के माध्यम से फ्रॉम US, इजराइल एंड UAE। एक फ़ोन कॉल के द्वारा इसे सेटल किया गया था। 49 ईयर्स के बाद इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि UAE अब अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो फुल्ली नॉर्मलाइज करेंगे, और ये पहली पीस ट्रीटी है इजराइल और UAE और कोई अरब देश के बीच में 25 वर्षों में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, हाल ही में RBI के गवर्नर ने चेक फ्रॉड्स को रोकने के लिए एक नया फीचर का अनाउंसमेंट किया है। उस फीचर का नाम क्या है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज D, पॉजिटिव पे। तो RBI के गवर्नर शक्तिकांता दास ने हाल ही में चेक फ्रॉड्स को रोकने के लिए एक नए फीचर की घोषणा की है, जिसका नाम है पॉजिटिव पे। ये फीचर ऑलरेडी ICICI बैंक में अवेलेबल है वर्ष 2016 से। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं।
तो जैसा कि हमने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है पॉजिटिव पे, और ये मैंडेटरी होगा चेक्स जिनकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है। इसमें जो हमारे हाई वैल्यू चेक्स है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। काफ़ी सिंपल है ये और काफ़ी एफिशिएंट है। इसमें जो चेक्स दे रहे हैं उन्हें अपनी बैंक की वेबसाइट पर या फिर ऐप पर अपलोड करने होंगे चेक के कुछ डिटेल्स, जैसे कि चेक नंबर, चेक डेट, उसमें धनराशि क्या है, कौन से अकाउंट को पे किया जाएगा, ऐसे कुछ डिटेल्स दिए जाएंगे, उन्हें अपलोड करना होगा। और उसके बाद जो चेक की फोटो है बोथ साइड्स यानी कि फ्रंट एंड बैक, उन्हें अपलोड करनी पड़ेगी। इसके बाद जिनके ऊपर ड्रॉ किया गया है चेक वो बैंक में आएंगे। अगर वो चेक सबमिट करते हैं तो ये जो सारी डिटेल्स है ये टैली की जाएंगी। और उसके बाद अगर कोई भी ओवरराइटिंग है या फिर कोई डिटेल्स मिसमैच हो रही है तो चेक रिटर्न कर दिया जाएगा। इससे जो क्या है, जिनका अकाउंट होल्डर्स है उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा कि कोई भी फ्रॉड वगैरह नहीं किया जाएगा। और अगर सारे डिटेल्स मैच करते हैं तो चेक को ऑनर कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी एफिशिएंट तरीका है, आप कह सकते हैं ये एक एडेड सिक्योरिटी फीचर है, डबल लेयर फीचर है, जिससे जो अकाउंट होल्डर है उनके फंड्स काफ़ी सेफ हैं। इससे उनका मानना है कि जो चेक फ्रॉड्स हैं उसको रोका जा सकेगा। और ये जो 50,000 की लिमिट है जो सेट की गई है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये कवर करेगी 20% ऑफ द ट्रांजैक्शंस बाय वॉल्यूम और 80% बाय वैल्यू। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, इनमें से कितने वैल्यू की एसेट्स के बाद आरबीआई ने यूसीबीज यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को मैंडेटरी किया है कि वो सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन मेथड को अडॉप्ट करें। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज सी 2000 करोड़। 2000 करोड़ या उससे ज्यादा की संपत्ति वाले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को अब एक सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन यूज करना होगा। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि आरबीआई ने 12 अगस्त को अनाउंसमेंट की है कि जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनके पास एसेट्स की वैल्यू 2000 करोड़ से ज्यादा है उन्हें अब 30 जून 2021 से एक सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन मेथड यूज करना होगा। इस मेथड को अडॉप्ट करने के बाद जो एसेट क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है उसमें बैंक्स की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। ये प्रोसेस काफी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा बिकॉज ये ऑटोमेटिक वे में किया जाएगा बाय अ कंप्यूटर। और जो इंटेग्रिटी है एसेट क्लासिफिकेशन प्रोसेस की उसमें भी सुधार लाया जाएगा। और ये जो सिस्टम वो अडॉप्ट करेंगे इसमें जो एसेट क्लासिफाई किया जाएगा चाहे वो डाउनग्रेड करना हो या फिर अपग्रेड करना हो, ये कंप्यूटराइज सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा एक ऑटोमेटिक मैनर में। इसमें कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगा। तो इसकी जो रिजल्ट्स होंगे उस पर ट्रस्ट किया जा सकेगा, उसकी इंटेग्रिटी काफी हाई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, इनमें से किसने अज्यूम किया है एज द चार्ज ऑफ डीजीएनओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ए दिनेश के त्रिपाठी। हाल ही में दिनेश के त्रिपाठी ने अज्यूम किया है चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो वाइस एडमिरल रह चुके दिनेश के त्रिपाठी ने अज्यूम किया है चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस 13 अगस्त को। इससे पहले वो सर्व कर रहे थे एज द फ्लैग ऑफिसर ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट 15 जनवरी 2018 से 30 मार्च 2019 तक। उनकी प्रमोशन हुई थी वर्ष 2019 के जून में। और इसके बाद जब उनकी प्रमोशन हुई थी टू द रैंक ऑफ वाइस एडमिरल, इसके बाद वो अपॉइंट किए गए थे एज द कमांडेंट ऑफ द प्रेस्टिजियस इंडियन नेवी की जो अकेडमी है एजिमाला केरला में, उसमें वो चुने गए थे एज द कमांडेंट ऑफ द प्रेस्टिजियस इंडियन नेवल अकेडमी एट एजिमाला इन केरला। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, हाल ही में
फोर्ब्स ने हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020 की एक रिपोर्ट रिलीज की है। उसमें इनमें से कौन से एक्टर है जो हाईएस्ट पेड है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज बी, ड्वेन जॉनसन इज द हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही डिस्कस किया है कि फोर्ब्स ने हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें उन्होंने हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020 के बारे में कहा है, और ये डेटा फोर्ब्स ने लिया है बिटवीन 1 जून 2019 टू 1 जून 2020। और इसमें पहले नंबर पर है ड्वेन जॉनसन, जो कि है द मोस्ट हाईएस्ट पेड एक्टर इन हॉलीवुड, और उनकी जो अर्निंग्स है 2020 में वो है 87.5 मिलियन यूएस डॉलर्स। और दूसरे नंबर पर है रियान रेनॉल्ड्स, जिनकी इनकम रही है 71.5 मिलियन यूएस डॉलर्स। इसके अलावा भारत से खाली एक ही एक्टर है जिन्होंने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है, जो कि है अक्षय कुमार, और उनकी रैंकिंग है 6ठे नंबर पर, और उनकी जो इनकम रही है 2020 में वो है 48.5 मिलियन यूएस डॉलर्स। इनकी जो मोस्टली अर्निंग आती है वो आती है एंडोर्समेंट डील से। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बाकी एक्टर्स के बारे में। तो पहले नंबर पर है ड्वेन जॉनसन, जिनकी अर्निंग्स है 87.5 मिलियन डॉलर्स। दूसरे नंबर पर है रियान रेनॉल्ड्स, जिनकी इनकम रही है 71.5 मिलियन डॉलर्स। तीसरे नंबर पर है मार्क वॉलबर्ग, जिनकी इनकम रही है 58 मिलियन यूएस डॉलर्स। चौथे नंबर पर है बेन एफ्लेक, जिनकी इनकम रही है 55 मिलियन डॉलर्स। पांचवें नंबर पर है विन डीजल, जिनकी इनकम रही है 54 मिलियन यूएस डॉलर्स। और छठे नंबर पर है अक्षय कुमार, जिनकी इनकम रही है 48.5 मिलियन यूएस डॉलर्स। चलिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल, इनमें से किस दिन वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज सी, 13 अगस्त। 13 अगस्त को हर साल वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो हर साल 13 अगस्त को ग्लोबली मनाया जाता है एज द वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। ये दिन मनाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके अबाउट ऑर्गन डोनेशन, और उनको एनकरेज किया जा सके कि वो ऑर्गन डोनेट करें, ताकि जो ऑर्गन का जो डिमांड है और सप्लाई है उसके बीच का जो गैप है वो रिड्यूस किया जा सके। कुछ ऑर्गन डोनेशंस के कारण कई लोगों की जान बच सकती है, तो लोगों को एनकरेज किया जाए कि वो ऑर्गन डोनेट करें। और इसके अलावा कई लोग, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात की है कि जो सप्लाई गैप है, डिमांड सप्लाई का गैप है, इसे रिड्यूस किया जा सके। चलिए, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर अदर वेबसाइट, जो कि है test.ambitiousbaba.com, जहां पर आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग रिलेटेड हो, एसएससी रिलेटेड हो, रेलवेज रिलेटेड हो, जैब रिलेटेड हो, कैब रिलेटेड हो, या फिर पैरा 13.2 रिलेटेड हो। इस वेबसाइट पर जाकर आप उसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, और उसके बाद आप एक्सेस कर सकेंगे उसे 24/7 अपने अकाउंट पे, चाहे हमारे ऐप पे हो या फिर इस वेबसाइट पे हो। इसके अलावा कोई भी कंप्लेन हो, शिकायत हो, या फिर आपको कुछ कमेंट करना हो, तो हमें जरूर नीचे लिखकर बताइए। और अगर आप कुछ चाहते कि हम आपके लिए स्पेसिफिकली लेके आए जो आपको एग्जाम्स में हेल्प करेगा, तो वो भी हमें जरूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, इट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।